नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था टमाटर की खेती के बारे में, वो था हमारा पार्ट 1। ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 कहलाएगा टमाटर की खेती का A to Z सीरीज में। आज इस वीडियो हम 20 दिनों से लेके 50 दिनों तक टमाटर की खेती में जो हमें कार्य करने पड़ते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 5 स्टेज पर होगा। पांचवा और अंतिम पॉइंट में हम आपको बताएंगे वीडियो की विशेष बात। उस पर मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन दूंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, इस वीडियो को आपने यदि रेगुलर देख लिया और ध्यान से देख लिया तो आप यकीन मानिए आपकी जो फसल है वो स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा 5 सालों का टमाटर की खेती पर अनुभव है और मैंने जो अपने फार्म पर इम्प्लीमेंट किया है उसी के बारे में आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो पर हम A to Z चर्चा करेंगे, चाहे वो फर्टिगेशन हो, चाहे रोग हो, चाहे और भी अन्य जो तत्व होते हैं हमारे, उनके बारे में हम विशेष जानकारी इस वीडियो पर लेंगे। चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट को जानते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टेकिंग। सबसे पहली बात तो मल्चिंग, और मल्चिंग के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है टमाटर की फसल को रोगों से मुक्त करने के लिए, वो होता है स्टेकिंग। क्योंकि पत्ती जो होती है यदि मिट्टी के संपर्क में आएगी तो फिर आपके जितने फंगस जनित रोग हैं वो हमारी फसल पर आएंगे, ये निश्चित है। यदि आपको अपनी फसल को रोगों से मुक्त रखना है तो स्टेकिंग आपको करना पड़ेगा। आप इसको ऐसा समझें कि एक तो सिंगल रो होती है हमारी, जहाँ की हम पौधों के साथ साथ सीधा हम बांस लगाते हैं, और दूसरा मेथड होता है हमारा वो जिस पर हम दोनों तरफ बांस चलाते हैं और पौधा हमारा सेंटर से चलता है, जैसा आप वीडियो पे देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो मेथड हैं उस पर हमें लगभग 2000 से लेकर 2200 तक बांस लगते हैं, और सिंगल मेथड पर आपको लगभग 1000 से 1100 बांस लगेंगे। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो शुरुआती जो बांस होते हैं हमारे, जो खम्भे होते हैं, उन्हें आपको अच्छे से मजबूत करके रखना है। अब इसके बाद बात आती है आपकी वायर की। वायर आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है हमारा नायलॉन वायर जो आजकल अभी चल रहा है, और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। इसकी सर्विस थोड़ी 2 से लेकर 3 सालों तक हम ले सकते हैं। इसको लपेटने में आसानी होती है, इसको फिर से निकालने में आसानी होती है। तो इसके जो रेट हैं वो लगभग आपको 120 रुपये से 130 रुपये केजी आपको मिल जाता है। अब तार की बात करते हैं तो तार आपको लगभग 60 से 70 रुपये केजी आपको मिल जाता है। अगर आप अच्छा वायर लेते हैं टाटा कंपनी का तो वो लगभग 80 से 90 रुपये केजी आपको मिलेगा होलसेल पर। मेरी अगर बात आप मानते हैं तो आप नायलॉन वायर का इस्तेमाल करें तो आपको इसकी सर्विस बेहतर मिलेगी और ज़्यादा लंबे समय तक आपको वो काम पड़ेगा। अगर आपका पौधा दाएं तरफ लटका है तो फिर उसको आप बाएं तरफ खींच के आपको बांधना पड़ेगा, और एक पौधा इस तरफ और एक पौधा इस तरफ बांधें आप। ये आपको अपने वर्करों को आपको समझाना पड़ेगा। दोस्तों, जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने वर्करों को कैसे समझा पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी आप फसल लगाते हैं तो पौधे को कुछ पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो उसकी बढ़वार के लिए, उसकी पालन के लिए, उसकी फ्लावरिंग के लिए, सारी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उसे खाद लगती है। अब वो जो खाद है वो आप 2 तरीके से दे सकते हैं। यदि आपने ड्रिप लगाई हुई है तो आप फिर वाटर सॉल्युबल खाद का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपने ड्रिप नहीं लगाया हुआ है तो फिर आपको पौधे के किनारे उसको रखना पड़ेगा। हमने पिछले वीडियो पर हाई पावर डोज आपको बताए हुए हैं, आप चाहे तो आई बटन पर जाके देख सकते हैं। एक वो खादें होती हैं जो हमें 1 या 2 दिन के अंतराल पर देनी होती हैं, और कुछ खादें ऐसी होती हैं जो सप्ताह में देनी होती हैं, और कुछ खादें ऐसी होती हैं जो हमें 15 दिनों में एक बार देनी होती है। 1261 की मात्रा आपको लेनी पड़ेगी सप्ताह में 2 केजी। उसके साथ में आपको लेना पड़ेगा 13-40-13 की मात्रा 2 केजी, और इसके साथ में फिर मैग्नीशियम सल्फेट आपको मैनेज इसमें करना पड़ेगा 5 केजी प्रति सप्ताह के हिसाब से एक बार आपको डालना है इसमें। ठीक है, तो ये रही आपकी सप्ताह वाली खादें। अब इसके अलावा फिर हम जानते हैं कि 15 दिनों पे हमें कौन सी खाद देनी है। तो 15 दिनों में जो आपको खाद चलानी है उसमें कैल्शियम नाइट्रेट 5 केजी, साथ में आपको उसके चाहे तो आप बोरान की मात्रा भी ऐड कर सकते हैं 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा फिर जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे, उनके लिए आपको 1 केजी की मात्रा 15 दिनों पर एक बार आपको चलानी पड़ेगी, जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से आता है। तो जब ये चला लेते हैं, आपने देखा कि हमने बोरान दे दिया इसमें, ठीक है, आपने कैल्शियम नाइट्रेट दे दिया, इसमें कैल्शियम भी हो गया आपका और आपका नाइट्रोजन भी हो जाता है। साथ में आपने जो बोरान दिया है तो उसमें फूल आपके निकलेंगे, और जो फूल है वो फल में कन्वर्ट भी होंगे। जो फल निकलेंगे उसमें क्रैकनेस भी नहीं आएगी, उनमें चमक भी आती है यदि आप कैल्शियम और बोरान का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक तो ग्रीननेस आती है आपके पौधे पर, दूसरा ये कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं
क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद ही हमारे पौधे को उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है पौधे को भोजन लेने की। 35 दिनों से 50 दिनों के बीच में हमें सप्ताह में 1261 की मात्रा 2 केजी, साथ में 1340 की मात्रा 2 केजी और 5234 की मात्रा 1 केजी आपको देनी है सप्ताह में। आप डिसाइड कर लें कब कौन सी खाद आपको देनी है। इसके साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट 5 केजी चलाना होगा। आपको हर सप्ताह, आपकी फसल चाहे छोटी हो चाहे फिर बड़ी हो, चाहे फ्रूटिंग चल रही हो चाहे फ्लावरिंग चल रही हो, आपको सप्ताह में 5 केजी मैग्नीशियम सल्फेट देना है, ये आप सुनिश्चित कर लें। इसके साथ में जब हम बात करते हैं 15 दिनों में जो हमें खाद चलानी है, उसमें हम कैल्शियम नाइट्रेट 10 केजी, क्योंकि हमें बढ़ानी पड़ेगी मात्रा, हमारी फ्लावरिंग स्टेज अब स्टार्ट हो चुकी होगी और लगभग छोटे छोटे फल भी आ चुके होंगे। तो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा 10 केजी, साथ में हमें बोरान लेना पड़ेगा 1 केजी और इसके अलावा फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा 1 केजी हम लेंगे 15 दिनों में एक बार। ये जो खाद है 15 दिनों में एक बार आपको चलानी है। आप चाहें तो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा को 5-5 केजी करके 2 टुकड़ों में चला सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपको टोटल खाद प्रबंधन। इसके साथ में आप चाहें तो कैल्शियम बोरान को आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। समय समय पर यदि फास्फोरस और पोटास की कमी आपको नज़र आती है तो 52-34 की मात्रा सिलिकॉन के साथ में, जो सिलिकॉन पाउडर आता है उसके साथ में आप दे सकते हैं। या फिर आपको ग्रोथ रोकनी हो तो लोहासिन और 52-34 की मात्रा आप स्प्रे करते रहें, तो आपकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल में रहेगी। नाइट्रोजन का जो एक्सेस है वो आपका कम रहेगा। कीट प्रबंधन में यदि हम देखें तो हमें 3 प्रकार के कीटक नज़र आते हैं। पहले वो होते हैं जो हमारी पत्तियों की रस चूसते हैं, दूसरे वो होते हैं जो हमारी पत्तियों को काटते हैं और दूसरा फलों पर घुसकर उसको सड़ाते हैं, और तीसरी होती है हमारी माइट, वो भी रस चूसक कीटों की श्रेणी में आती है, मगर हमें उसे अलग से ट्रीट करना पड़ता है। तो यदि हम रस चूसक कीटों की बात करें तो वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माहो, ये 3 मुख्यतः होते हैं और इसमें एक और जोड़े हम तो लीफ माइनर होता है हमारा। रस चूसक कीटों के लिए आपको एसिटा 100 ग्राम या इमिडाक्लोप्रिड की मात्रा आपको 100 ग्राम, या फिर आप इसके साथ में कर्टफ हाइड्रोक्लोराइड 200 ग्राम ले सकते हैं। या फिर यदि वाइट फ्लाई की समस्या ज़्यादा है तो फिर आप पेगासस ले लें, या फिर आप चाहें तो ओबेरॉन भी ले सकते हैं। जहाँ तक थ्रिप्स की बात है तो थ्रिप्स के लिए आप स्पेशल जम का इस्तेमाल कर सकते हैं 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर रिजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर और ज़्यादा समस्या हो तो फिर डेलीगेट की मात्रा भी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये रही दोस्तों आपके रस चूसक कीटों के नियंत्रण के बारे में जो आपको स्प्रे करने हैं वो। इसके बाद जो इल्लियों की समस्या आती है तो इल्लियों में हम देखते हैं कुछ इल्लियां पत्तों को खाती हैं और कुछ इल्लियां फलों में छेद करके अंदर घुस जाती हैं और फलों को सड़ा देती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम शुरुआत से बात करें तो हमें प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल करना चाहिए जब हमारी फसल पर फ्लावर ना हो। इसके अलावा आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो आता है WG फार्म पर, उसकी मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप कोराजन की मात्रा 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप इसके अलावा डेलीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप चाहें तो एम्पिलिगो जो कि सिंजेंटा कंपनी की आती है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पेशल बात करें फल छेदकों के लिए तो आप सोलोमैन बायर कंपनी का जो आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं फल छेदक के लिए। हम बात करते हैं माइट्स के बारे में। माइट्स की जहाँ तक हम बात करें तो वह जो है अधिकतर अक्टूबर के महीने में हमें नज़र आती है। पत्तियों को पीछे आप पलटा कर देखेंगे तो आपको जाले और पीले या लाल कलर की मकड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। ऊपर से जो आपकी पत्ती होगी ऐसा आपको लगेगा कि पत्तियाँ जो है पीली हो रही हैं, उसमें धब्बे धब्बे हैं और पत्तियाँ जो है नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। तो फिर आप समझ लें कि आपके प्लांट पर माइट का अटैक हो चुका है। इसके लिए आप 4-5 दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें ओमाइट धानुका कंपनी की आती है, उसकी मात्रा आप 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, या आप चाहें तो ओबेरॉन की मात्रा आप ले सकते हैं 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि बायर कंपनी का आता है। इसके अलावा यदि ज़्यादा प्रकोप है तो एबासिन की मात्रा आप 80 ml से लेकर 100 ml तक प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, जो कि क्रिस्टल कंपनी का आता है। और इसके अलावा आप चाहें तो यदि समय समय पर आप लिक्विड सल्फर का या सल्फर का इस्तेमाल यदि स्प्रे के रूप में करते रहते हैं, या फिर जो आपको दवाएं बताई हुई हैं उन पर अगर आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट पर माइट्स आएंगी नहीं, या फिर आएंगी तो वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाती हैं। आपको समय का ध्यान रखना है, जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर हो और रात का जो टेम्परेचर है वो कम हो तो आप समझ लें, और ह्यूमिडिटी 80 से 90% हो तो आप समझ लें कि माइट की समस्या आपकी आने वाली है। इसके अलावा फिर एक कीटक बचता है आपका लीफ माइनर या फिर टूटा एब्सोल्यूटा।
दोनों एक ही बात है। यदि आप इनका कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको समय समय पर कटाफ हाइड्रोक्लोराइड या फिर मार्शल जो आता है एफएमसी का, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जो उसके फुदके होते हैं, जो उसकी मक्खियाँ होती हैं, वो आपकी मर जाती हैं। और इसका सबसे बढ़िया उपचार ये है कि आप ट्रैप लगाएं। ट्रैप यदि आप लगाते हैं, फेरोमोन ट्रैप, तो लीफ माइनर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा रसचूसक कीटों के लिए आप जो कंट्रोल करते रहते हैं, जो स्प्रे करते रहते हैं, उस पर भी लीफ माइनर समाप्त हो जाता है। आप इसके लिए एबासीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्रोफेक्स सुपर का भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप देखेंगे लीफ माइनर आपका कंट्रोल हो जाता है। पॉइंट है रोग प्रबंधन। रोग प्रबंधन में जो फंगस जनित जितनी भी बीमारियाँ आती हैं वो आती हैं। उनमें बैक्टीरियल ब्लाइट, लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, ये 3 मुख्यतः हैं। और एक समस्या आती है इस समय पर, वो आती है फल सड़न की। ठीक है, इसके अलावा फंगस की ज़्यादा समस्या नहीं है। एक और समस्या आती है, वो आती है एंथ्रेक्नोज की। अर्ली ब्लाइट की हम बात करें तो अर्ली ब्लाइट के लिए आप COC 500 ग्राम, साथ में आप M45 की मात्रा 500 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप चाहें तो कोनिका 250 ग्राम, जो कि धानुका कंपनी का आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोसाइड की मात्रा आप 400 ग्राम प्रति एकड़ हिसाब से ले सकते हैं। ये बैक्टीरिया नाशक भी हैं और साथ में आप इनमें फंगस भी कंट्रोल कर सकते हैं अर्ली ब्लाइट का। बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए वही जो बात है आपको बताई हमने, COC, कोसाइड या फिर कोनिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल में हम देखें तो आपका सुकामाइसिन 300 ml प्रति एकड़, या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 18 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर 300 ml प्रति एकड़ वैलिडामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक और प्रोडक्ट आता है आपका मल्टीप्लेक्स इम्यूनिका बैक्टीरियास के नाम से, उसका भी इस्तेमाल आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा हम तीसरी ब्लाइट की बात करें तो वो है लेड ब्लाइट। लेड ब्लाइट में हम देखते हैं कि हमारी जो पत्तियां हैं, ऊपर की पत्तियां खासकर, वो साइड से जलने लगती हैं। तो आप समझ लें कि वो लेड ब्लाइट है। और यह स्थिति जो है अक्टूबर के बाद आती है। इसके लिए आप जेम प्रो 200 ml प्रति एकड़ या फिर एक्वेशन प्रो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनका स्प्रे करके रखेंगे प्रिवेंटिव रूप से, तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। या इसके अलावा एक्रोबैट कंप्लीट 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि लेड ब्लाइट की समस्या आपकी फसल पर नहीं आती है। या फिर आप कर्जेट का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो एमिस्टर टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि अर्ली और लेड ब्लाइट कंट्रोल हो जाती है। और उसके साथ में आप चाहें तो कासुकामाइसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी फसल जो है तीनों ब्लाइटों से कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जो अगली बीमारी है वो है एंथ्रेक्नोज और फल सड़न। तो इसके लिए आप कवच का इस्तेमाल 400 ग्राम प्रति एकड़ और 200 ग्राम प्रति एकड़ के सबसे रोगों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी ये समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात में आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा। पहले कॉम्बिनेशन में आप एमिस्टर टॉप की मात्रा 200 ml प्रति एकड़, कासोबी की मात्रा 300 ml प्रति एकड़, एसीटा की मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ और 5234 की मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़, और साथ में चाहें तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट की मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ हिसाब से ले सकते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन हम देखें तो एक्रोबेट की मात्रा 600 ग्राम प्रति एकड़, डेलिड की मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मात्रा 18 ग्राम प्रति एकड़ और कैल्डान की मात्रा 200 ग्राम प्रति एकड़ और 5234 की मात्रा 300 ग्राम प्रति एकड़ हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बैक्टीरिया ब्लाइट, लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट तीनों से आप सुरक्षित हो जाते हैं। साथ में इल्लियाँ और रसचूसक कीटों से भी आप सुरक्षित हो जाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पौधे पर किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी तो आपका जो पौधा है वो रोगों से लड़ने के लिए बिल्कुल सजग होगा। इसके लिए आपको न्यूट्रिएंट प्रबंधन के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको स्प्रे भी देने हैं और ड्रिप से भी चलाने हैं। वहीं कैल्शियम और बोरान की आपको पूर्ति करते रहनी समय समय पर। आप चाहें तो सीवीड वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बढ़वार ज़्यादा हो तो लोहासिन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अमीनो एसिड का इस्तेमाल भी आप फसल के हिसाब से कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात कि माइक्रोराइज़ा आपको 50 दिनों के बाद एक बार देना है। तो आप देखेंगे कि जड़ों की ग्रोथ होगी, और जड़ों की ग्रोथ होगी तो आपके फलों का साइज भी बढ़ेगा और फ्लावर भी ज़्यादा आएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आपको टमाटर की खेती के लिए तीसरा पार्ट आवश्यक है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में तीसरा पार्ट लिखें, हम अगला वीडियो भी ला देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।